हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के सेशन में हम बात करेंगे 18 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। मेरा नाम है विकास शर्मा। इस सेशन में बैंक, एसएससी, रेलवेज में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हुए हैं और आप लास्ट तक इस सेशन को देखेगा। इसकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, करंट अफेयर्स फंडा। इसका ऐप में लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कहूँगा, अभी ये 20 अगस्त तक आपका जो करंट अफेयर्स फंडा का जो ईयरली पीडीएफ पैकेज है ये डिस्काउंटेड है, जस्ट बिकॉज ऑफ द 15 अगस्त की जो सेल चल रही थी उसकी वजह से, और ये 349 पर है। तो आप इसको जल्दी से ग्रैब कर लें और इसमें आपको 12 महीने का कंप्लीट कवरेज, मंथली करंट अफेयर्स, प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ, सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेस पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। क्वेश्चन ऑफ द डे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक घूमर डांस आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है। ये कौन से स्टेट का बहुत ही प्रसिद्ध डांस है? तो आपको बताना है कि घूमर इज द फेमस फोक डांस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कमेंट में बताइएगा। और जो पूरा पीडीएफ पैकेज है सब कुछ एक ही प्लेस पर करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को किस देश की सेना का मानद जनरल जो है बनाया गया है? अभी रिसेंट में क्या हुआ कि जो इंडियन आर्मी के चीफ हैं जिनका नाम है धीरज सेठ, वॉज कन्फर्ड द ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ विच कंट्रीज आर्मी। तो अभी हुआ क्या कि जो भारतीय सेना प्रमुख है, इंडियन आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ, तो इनको नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल द्वारा नेपाल की सेना के मानद जनरल, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑनरी जनरल, इसकी उपाधि से यहाँ पर सम्मानित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा कि ये जो धीरज सेठ भारतीय सेना प्रमुख है और इनको अब जो है नेपाल का जो है एक मानद, ये एक ऑनर के रूप में इनको जो जनरल है बनाया गया है अभी नेपाल का। और अभी जो ये सम्मान है वो नेपाल की जो राजधानी है यह है काठमांडू। जो कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल की बात करेंगे तो यह है काठमांडू। तो काठमांडू में जो है ये हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो जो जनरल सेठ हैं ये नेपाल के जो सेना प्रमुख है आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिंघदल के बुलावे पर ये 17 से 19 अगस्त 2026 में ये यहाँ पर आए हुए हैं बेसिकली, और 2026 तक जो है 17 से 19 2026 तक ये नेपाल के ऑफिशियल विजिट पर जो है यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। तो ये जो सम्मान है भारत और नेपाल के बीच में साल 1950 से चली आ रही है, एक खास जो मिलिट्री ट्रेडिशन है उसका ही ये एक हिस्सा है। तो इंडिया और नेपाल का जो रेसिप्रोकल मिलिट्री ट्रेडिशन है उसका ही ये हिस्सा है। इस परंपरा के तहत क्या होता है, दोनों देशों के सेना प्रमुख जो आर्मी चीफ होते हैं वो उनको एक दूसरे की सेना का मानद जनरल ऑनरी रैंक जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। सबसे पहले भारत के जो पहले कमांडर इन चीफ जनरल के.एम. करियप्पा, इनको साल 1950 में ये जो मानव उपाधि है वो यहाँ पर मिली थी। How many sports persons have been selected for the country's highest sporting honor, the Major ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2025? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के तहत देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है, इसके लिए इस साल कितने खिलाड़ियों का जो है चयन यहाँ पर किया गया है? तो इस बार ऐसा हुआ है कि कोई भी स्पोर्ट पर्सन जो है वो इसके लिए नहीं चुना गया। तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, पूछा सकता है इस फॉर्मेट में। तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ द यूथ अफेयर्स एंड द स्पोर्ट्स है, इन्होंने नेशनल जो स्पोर्ट्स अवार्ड है इनकी घोषणा कर दी, और जो अर्जुन पुरस्कार है वो तो दिए जा रहे हैं। अर्जुन पुरस्कार के लिए जो है इन्होंने टोटल जो है यहाँ पर 17 स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, इनको यहाँ पर चुना हुआ है। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि 2025 के लिए जो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार रत्न है वो यहाँ पर इस बार नहीं दिया जा रहा है। मतलब कि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया, बट यहाँ पर जो अर्जुन अवार्ड है ये 17 लोगों को इस बार दिए जा रहे हैं। इतिहास में ये केवल तीसरी बार हुआ है। इससे पहले 2008 में, 2014 में भी ये जो खेल रत्न है ना, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, ये पहले भी नहीं दिया गया था। ये मौका था 2008 और 2014 का, और अब ये 2026 का ऐसा मौका है जिसमें ये हो रहा है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले जो प्रमुख खिलाड़ी हैं इसमें तेजस्विनी शंकर, मुजमेद अजमल, बी प्रियंका गोस्वामी और ट्रीसा ज्वाली, ये जो लिस्ट है वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है, आप इसको मैच कर लेना। इसके अलावा फुटबॉल के जो आई अरुमैग्यम जो हैं इनको अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड जो है ये यहाँ पर मिला हुआ है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका। तो इस बार जो अर्जुन अवार्ड है वो 17 स्पोर्ट्स पर्सन को मिले हुए हैं, और जो सिलेक्शन पैनल होता है ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं अरुण कुमार मिश्रा, इनके द्वारा जो है ये होता है। यहाँ पर की हाईलाइट्स में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इनको बिल्कुल स्किप आप मत करिएगा। और ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है, फॉर्मर एशियन गेम्स गोल्ड विनिंग फुटबॉलर है आई अरुमैग्यम, ठीक है, तो इनको मिला है लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
हाउ मैनी कोलेबरेटिव नॉलेज कंपेंडियम्स वर अनवेल्ड ड्यूरिंग द 12th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। अभी क्या हुआ है कि 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक है इसके दौरान कुल कितने सहयोगात्मक ज्ञान संग्रह जो नॉलेज कंपेंडियम्स हैं इनका अभी अनावरण किया गया है। तो ये आपसे पूछा गया कि हाउ मैनी कोलेबरेटिव नॉलेज कंपेनियंस वर अनवेल ड्यूरिंग द 12th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। तो ये 4 कंपेनियंस जो हैं वो हैं। तो अभी क्या हुआ है कि नई दिल्ली में जो 12वीं ब्रिक्स जो पर्यावरण मंत्री की जो बैठक होती है इसका अभी आयोजन हुआ, और इस आयोजन में जो हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं पर्यावरण मंत्री, इनका नाम है भूपेंद्र यादव, और जो दूसरे देशों के जो प्रतिनिधिमंडल हैं उनके साथ यहाँ पर ये मिलते हैं। और जो प्रमुख 4 ज्ञान संग्रह जो नॉलेज कंपोडियम्स हैं वो 4 हैं, उनका अभी इन्होंने लॉन्च किया है। तो इन चारों किताबों या फिर संग्रह को ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह जो है ब्रिक्स इन्वायरमेंट जो वर्ल्ड वर्किंग ग्रुप है इसके द्वारा जो है भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत जो है तैयार यहाँ पर किया गया है। तो ये जो 4 कंपेनियम्स एक तरीके से जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये सब चीज़ों से यहाँ पर रिलेटेड है। और इसके साथ में जो लैंडस्केप बेस्ड जो हरियाली और जो सर्कुलर इकॉनमी है तो इस पर ये बेसिकली बेस्ड है। तो इन संग्रह में सभी ब्रिक्स देशों के जो बहुत ही एक्सपीरियंस वाले जो लोग हैं वो पारंपरिक नॉलेज जो वहाँ की और बेहतरीन तरीके जो हैं उन सब चीज़ों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो 4 जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो इनके हम कहेंगे कि जो ये कंपेनियम्स जो हैं वो यहाँ पर बेसिकली हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लें कि ये जो नई दिल्ली में जो बैठक हुई है ये 12वीं बैठक है 12th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग जो है वो न्यू दिल्ली में है, और इसमें जो नॉलेज कंपेंडियम्स जो हैं वो 4 हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूछा आपसे जा सकता है कि कितने नॉलेज कंपेंडियम्स जो है वो यहाँ पर हैं, ठीक है। और ये नई दिल्ली में बैठक होती है और इसकी जो चेयरशिप है भारत के पास है। 2026 की जो पूरी ब्रिक्स की अलग अलग तरीके के जितने भी सेगमेंट होते हैं सारे इस बार भारत में हो रहे हैं, ठीक है, 2026 के। और इवेंट एंड वेन्यू कौन सा था, ये 12वां जो ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग का न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। और इसकी कोर थीम जो है बिल्डिंग फॉर द रेजिलेंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। Who has re-elected as the president of Zambia for a second 5-year टीविन आरम रिसेंटली, मतलब कि अभी हाल ही में जो जाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए जो है किसको यहाँ पर चुना गया है। तो ये हैं हाकाइंडे हिचलीमा, ठीक है। तो इनको जो है जाम्बिया का जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए जो है इनको यहाँ पर चुना गया है। और जो नाम यहाँ पर पूछा गया रिसेंट अपॉइंटमेंट है और ये री इलेक्टेड है प्रेसिडेंट ऑफ द जाम्बिया, और इनका नाम है हाकी एंड हिचलीमा, ठीक है। और ये सेकेंड 5 ईयर इनका जो टर्म है वो है। और अभी जो इलेक्टोरल कमीशंस ने जो है अनाउंस कर दिया कि अब ये जाम्बिया की री इलेक्टेड प्रेसिडेंट होंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। कितने वोट मिले नेवर मैटर्स, बट कौन सी पार्टी से अगर ये बिलोंग करती है तो यूनाइटेड पार्टी फॉर द नेशनल डेवलपमेंट यूपीएनडी एंड द फर्स्ट बिकम द प्रेसिडेंट इन 2021, 2021 में इससे पहले थी। और अब जो है ये पार्टी है इनकी यूनाइटेड पार्टी फॉर द नेशनल डेवलपमेंट। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 106 लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन यहाँ पर बने हुए हैं। हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन बैटर टू हिट 100 सिक्सेस इन टेस्ट क्रिकेट। तो ये कारनामा क्या है, ऋषभ पंत ने। तो ऋषभ पंत ने 100 सिक्सेस लगाने वाले जो है ये मैं कहूँगा कि दुनिया के ये चौथे जो है बल्लेबाज यहाँ पर बन चुके हैं और पहले इंडियन हैं। अगर फर्स्ट इंडियन की बात की जाएगी तो ऋषभ पंत आएंगे और चौथे जो हैं वो यहाँ पर ये दुनिया के रहेंगे, ठीक है। और इन्होंने जो है ये कारनामा अपने 51वें टेस्ट 51st जो टेस्ट है उसमें रिकॉर्ड बना दिया। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज जो फास्टेस्ट प्लेयर अगर 106 लगाने वाले खिलाड़ी जो है ये भी यहाँ पर फास्टेस्ट प्लेयर एवर का रिकॉर्ड इनके नाम पर यहाँ पर है। तो इनसे पहले जो बेन स्टोक्स हैं, ब्रेडन मैकलम और एडम गिलक्रिस्ट, ठीक है। तो इन्होंने जो है 3 अन्य खिलाड़ियों ने ये कारनामा पहले ही कर लिया था। और अभी जो है पंत ने जो है इंग्लैंड के बेन स्टोक्स का एक पुराना रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ दिया। उन्होंने 100 छक्के पूरा करने के लिए 82 टेस्ट मैच खेले थे, बट यहाँ पर बेन स्टोक्स ने केवल 51 टेस्ट में ये कारनामा अपने नाम पर किया है। अप टू व्हाट अमाउंट डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस एन ओवरनाइट वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो।
ऑक्शन टू मैनेज द बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी। अभी क्या हुआ है कि जो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई है, इनके द्वारा जो बैंकिंग प्रणाली में जो लिक्विडिटी है इसको प्रबंधित करने के लिए कितने तक जो है कि जो इनका ओवरनाइट जो वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो होता है, तो इसकी अभी घोषणा यहाँ पर की गई है। तो अभी क्या हुआ है कि जो आरबीआई है इन्होंने 18 अगस्त 2026 के लिए 1.5 लाख करोड़ तक की जो ओवरनाइट वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो जो होती है इसका अभी जो एक तरीके से नीलामी ऑक्शन है इसका अनाउंसमेंट यहाँ पर क्या है। तो ये जो ऑक्शन है वो मॉर्निंग में 9:30 से 10 o'clock तक की गई। इसमें जो है इन पैसों की 19 अगस्त 2026 को रिवर्स जो है वो यहाँ पर किया जाना है। तो हो क्या रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इन्होंने जो है अभी जो बैंकिंग सिस्टम है इसमें चल रही जो लिक्विडिटी कंडीशंस हैं इसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये इन्होंने कदम यहाँ पर उठाया हुआ है। ठीक है, इससे पहले एक और जो ओवरनाइट BRR नीलामी थी तो उसमें आरबीआई ने तय किए गए 1 लाख करोड़ में से 96,900 करोड़ की जो राशि है वो 5.2% के कट ऑफ रेट पर जो है वो यहाँ पर एक्सेप्ट की थी। तो ये बैंकिंग एंड फाइनेंस की काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी। FAST-DS 2026 का पूरा नाम यहाँ पर क्या है? तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT है इन्होंने फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम जो है इसकी शुरुआत यहाँ पर की है। तो ये फॉरेन एसेट्स ऑफ द स्मॉल टैक्स पेयर डिस्क्लोजर स्कीम यहाँ पर है, तो ये चर्चा में है और ये एक बार आने वाले जो वन टाइम वॉलेंट्री डिस्क्लोजर स्कीम है जिसे फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 के तहत यहाँ पर लाया गया है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो योजना है वो 16 अगस्त 2026 से शुरू बेसिकली लागू की गई और इसके तहत जो है जो एलिजिबल टैक्स पेयर्स हैं वो अपनी जो छिपी हुई विदेशी संपत्तियां फिर जो फॉरेन जो उनकी इनकम है उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसके लिए जो है ये बेसिकली लाया गया वन टाइम वॉलेंट्री डिस्क्लोजर स्कीम है जिसमें फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम है। तो जो विदेशों में जमा रहा जो एसेट्स हैं उनका अनाउंसमेंट यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो इस पूरी जो योजना है इसकी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन प्रोसेस में रखी गई जिससे इसे इन्होंने आराम से पूरा किया। इसके तहत इन्होंने जो दो बड़े कैटेगरीज यहाँ पर बेसिकली बनाए हैं, इसमें क्या है कि 1 करोड़ तक की जो विदेशी संपत्ति आय के लिए और दूसरा 5 करोड़ तक की उन संपत्तियों के लिए जो पहले से टैक्स के दायरे में थी या फिर नॉन रेजिडेंट रहते हुए इन्होंने यहाँ पर खरीदी थी, तो उनके बारे में यहाँ पर डिस्क्लोजर है ये। ठीक है, साइबर कुश्ती 2026 किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द साइबर KUSSTI 2026? तो पहले तो ये समझिए है क्या। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स और जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है MEITY, तो इसके तहत आने वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं NILT के साथ में बेसिकली क्या हुआ है कि जो 15 अगस्त 2026 को साइबर कुश्ती 2026 की शुरुआत यहाँ पर की है। ठीक है, तो ये NILT लॉन्चेस साइबर कुश्ती 2026 जो ये साइबर सिक्योरिटी AI हैकेथॉन है बेसिकली है। तो ये नेशनल लेवल पर जो साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हैकेथॉन होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि एक तरीके का ये बहुत फाइटिंग एक चैलेंजिंग कंपटीशन है जो साइबर सुरक्षा में आसानी जो लोगों की जो समझ है, इंसानों की जो समझ है और उनके जो डिसीजंस है उसके ऊपर ये बेस्ड है। तो ये जो हैकेथॉन है ये 3rd नेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन द साइबर सिक्योरिटी डिजिटल फॉरेंसिक एंड द इंटेलिजेंस। इट इज़ बीइंग कंडक्टेड विद द ISEC Foundation under the National Security Database NSD with CRT in as a knowledge partner। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो CRT इन है इसके सहयोग से इसको आयोजित यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसमें क्या हुआ है कि अलग अलग प्रतियोगिताएं जो है उसमें साइबर कुश्ती में जो भाग लेने वाले इस बात पर परीक्षा यहाँ पर एक एग्जामिनेशन ऐसा ले जाएगा कि वे साइबर सुरक्षा के फैसले को कैसे परखते हैं और कैसे वो प्रायोरिटी उसको देते हैं। गलत रिपोर्ट अगर आ रही है तो उसको वो कैसे जो है फॉल्स फाइंडिंग्स को रिजेक्ट करें। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये जो कंपटीशन है ये पार्टिसिपेशन इसमें फ्री है और जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं और 3 मेंबर्स की जो टीम बनाकर बेसिकली यहाँ पर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं 15 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक। तो इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान डिड अमित शाह इनोग्रेट ले फाउंडेशन स्टोन फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹5,755 करोड़। तो अभी हुआ क्या है कि जो हमारे यहाँ के केंद्रीय गृह मंत्री हैं एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, तो इन्होंने चित्तौड़गढ़ से राजस्थान के लिए जो है 15 जो ज़िले हैं तो वहाँ पर 5,755 करोड़ रुपए की लागत वाले 944 जो विकास कार्य हैं
उनका अभी यहाँ पर जो एक शिलान्यास है वो यहाँ पर किया है। तो इतने अमाउंट का कहाँ पर किया है, ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के 15 डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड करते हुए 944 जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसके लिए जो फाइनेंशियल आउटले वो है 5,755 करोड़ का। तो ये कार्यक्रम क्यों हुआ, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट डे है बेसिकली। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो डेथ एनिवर्सरी है उस पर इन्होंने किया। और 21 फुट टॉल स्टैचू ऑफ द वाजपेयी, इसको भी इन्होंने चित्तौड़गढ़ में जो उनकी 21 फीट की ऊंची प्रतिमा है इसका भी अनावरण किया। तो पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंट में जो 21 फुट की महात्मा जो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्टैचू है ये कहाँ पर अनवेल की गई, तो ये है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो इन सभी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य ये है कि राजस्थान के जिलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विसेज हैं इनको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इस्टेब्लिश वहाँ पर करना। इसके अलावा जो अमित शाह हैं इन्होंने अलवर में भी जाकर 954 जो है डेवलपमेंट वर्क्स जो कि 6,453 करोड़ के हैं 17 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हुए राजस्थान के अलवर में भी इन्होंने शिलान्यास जो है वो किया है। और जो कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर है इसके तहत अलवर में एक नए सरस डेयरी प्लांट की यहाँ पर नींव रखी गई। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, जो सरस डेयरी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है ये कहाँ पर है, ये अलवर में है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि इसकी जो क्षमता है वो 3 लाख प्रति लीटर जो है प्रतिदिन इसकी क्षमता जो है वो यहाँ पर रखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा और आगे एक्सपेंडेबल होगा 5 लाख लीटर पर डे। तो इसके साथ में जो किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना, इसके तहत करोड़ों रुपए किसानों के खाते में डीबीटी के थ्रू जो है वो यहाँ पर किए गए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। तो इस आर्टिकल को आप बुलेट पॉइंट्स में जो अंडरलाइन कर रखा है इसको आप रीड कर लें। और की हाईलाइट्स मैं बिल्कुल अप टू डेट रखता हूँ, तो आप इसको स्किप मत करना, इसको जरूर एक बार गो थ्रू कर लेना। What was the eligible maturity period for the FCNRB deposit under the swap फैसिलिटी? तो जो आरबीआई है इन्होंने जो फॉरेक्स इन्फ्लोज हैं इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो बेसिकली जो अच्छे रिस्पांस भी यहाँ पर देखे, और जो FCNRB डिपॉजिट के जो अपनी स्पेशल USD/NR है तो फॉरेक्स स्वैप सुविधा, तो इसको समय से पहले ही ख़त्म करने का यहाँ पर फैसला इन्होंने करा है। तो हुआ क्या है कि इसकी जो जमा अवधि है वो 3 से 5 साल थी। तो नए शेड्यूल के मुताबिक जो है ये सुविधा अब केवल 31 अगस्त 2026 तक जो FCNRB, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ये जो आपका FCNRB है ना, तो इस पर ये जो है किया जाएगा, मतलब इस पर ये लागू होगी। तो जबकि पहले जो है इसकी तारीख इन्होंने रखी थी 30 सितंबर के आसपास में। ठीक है, 30 सितंबर 2026 थी, बट अब जो है इसकी तारीख जो है वो इन्होंने अब 31 अगस्त 2026 तक जो भी FCNRB पर जो डिपॉजिट है इस पर इन्होंने लागू कर रखा है। तो जो भी एलिजिबल जो डिपॉजिट है इसके लिए आरबीआई के साथ जो स्वैप्स हैं वो 11 सितंबर 2026 तक किए जा सकते हैं, जबकि पहले ये सुविधा 16 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध रहने वाली थी बेसिकली। ठीक है, तो ये फाइनेंस की एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ये इन्होंने प्री मैच्योरिटी एंड जो कर रखा है स्पेशल USD/NR फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी फॉर द FCNRB डिपॉजिट्स, तो ये जो है अब इन्होंने कर दिया 31 अगस्त 2026 तक। ठीक है, हाउ मैनी बिड वर रिसीव्ड अंडर द रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम? क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है इसके तहत सरकार को कितनी बिट्स यहाँ पर मिली हैं? तो 20 बिट्स यहाँ पर मिली हैं। तो हो क्या रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज़ जो हैं इसको भारत में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं इनको लगाने के लिए ग्लोबल टेंडर के जरिए कुल 20 बिड्स जो हैं वो यहाँ पर मिली। और ये सभी जो बिड हैं वो इनका जो CPP पोर्टल है उसके थ्रू, जो सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है उसके थ्रू यहाँ पर देखने को मिली है। तो गवर्नमेंट की इस स्कीम का जो फाइनेंशियल आउटले है वो 7,280 करोड़ रुपए है। तो आपको इतना याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज़ ने जो 20 बिड्स अभी रिसीव किए हैं ये बेसिकली जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट है REPM, इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के लिए है भारत में। और ये सारी CPP मिली, इसके लिए फाइनेंशियल आउटले इतना रखा गया है। ठीक है, और इनका बेसिकली टारगेट है कि भारत में हर साल 6,000 मीट्रिक टन जो है उत्पादन क्षमता यहाँ पर तैयार करना। ठीक है, दूसरा फैक्ट क्या है कि इस योजना के तहत 5 कंपनियां या फिर जो बेनिफिशियरी इनको चुना जाएगा और हर एक को अधिकतम 1200 MTPA की जो क्षमता है उसके लिए मंजूरी यहाँ पर दी जाएगी। तो 1200 MTPA की क्षमता के लिए मंजूरी यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, और ये जो स्कीम है वो 5 वर्षों के लिए 6,450 करोड़ की जो सेल्स लिंक इंसेंटिव्स और जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए 750 करोड़
करोड़ की जो पूंजी सब्सिडी है, जिसको बोलते हैं कैपिटल सब्सिडी, ये बेसिकली इसमें शामिल यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, जुलाई 2026 में भारत की जो WPI बेस्ड जो इन्फ्लेशन दर घटकर कितने पर आ गई है, तो इंडियाज़ होलसेल जो प्राइस इंडेक्स WPI बेस्ड इन्फ्लेशन रेट है, ये अभी किस परसेंटेज पर आ गई, तो 9.78% पर। तो अभी क्या हुआ है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI है, ये जुलाई 2026 में थोड़ी सी घटी है, 9.78 पर ही आ गई है, और जून में जो है 9.87 थी। तो अगर मैं देखूं जून का जो डेटा था वो था 9.87 और उससे घटकर ये 9.78 पर आ गई है। तो इसलिए ये थोड़ा सा डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जो अगर हम देखें कि जितनी भी जो वस्तुएं हैं इनका WPI जो सूचकांक है वो 110.2 से गिरकर जो है वो 110 पर आ गया है। तो पॉइंट्स में ये इतना गिरा है, परसेंटेज में 9.78 पर आ गया है, पहले ये 9.87 था। दूसरी चीज़ जो प्राइमरी आर्टिकल्स हैं, ये महंगाई 7% से बढ़कर जो है वो यहाँ पर 8.52% हो गई है। और जो फ्यूल एंड पावर है, अगर आप इसकी महंगाई देखोगे तो 27.41% से एक भारी गिरावट के साथ में जो है 20% पर ये बेसिकली आ गई है। ठीक है, और जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है इसकी महंगाई देखोगे तो ये 7.48% से बढ़कर जो है वो 8.29% यहाँ पर ये हो गई है। ठीक है, तो ये अलग अलग आंकड़े हैं जो आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं। ये इकॉनमी से रिलेटेड है, तो जो लोग RBI वगैरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। RBI से भी जो रेगुलेटरी बोर्ड्स होते हैं तो इनके एग्ज़ाम्स में ऐसे डेटास पूछे जाते हैं। जम्मू जिले के कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल से जल जो टैप वाटर कनेक्शन है वो यहाँ पर प्रदान किए जा रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन पार्लियामेंट अप टू जुलाई 2026, व्हाट परसेंटेज ऑफ द रूरल हाउसहोल्ड्स इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन प्रोवाइडेड विद टैप वाटर कनेक्शंस? तो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्होंने पार्लियामेंट में जानकारी दी थी कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट के 66.71% जो रूरल एरियाज़ हैं यहाँ पर जो जल जीवन मिशन है इसके तहत जो है फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन जो है वो यहाँ पर पहुँचा है। अब ये सब कुछ किसके अंदर हो रहा है, ये जो इनका जल जीवन मिशन JJM है तो उसके तहत ये बेसिकली हो रहा है। तो ज़िले के कुल 1.89 लाख जो रूरल फैमिलीज़ हैं इसमें से 1.26 लाख से ज़्यादा घरों में अब नल कनेक्शन की जो सुविधा है वो यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, और अगस्त 2019 में जो जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी तब इस ज़िले में सिर्फ 0.49 लाख घर थे, यानी केवल 25.79 इनके पास ही नल के पानी की सुविधा जो है वो यहाँ पर थी। तो अब जो है लगभग 0.77 लाख से अधिक नए जो ग्रामीण परिवार हैं इनको ये बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है। Indian Railway approved the construction of how long a third railway line between Nimpura West Outer Cabin and Midnapur of the South Eastern Railway? तो अभी क्या हुआ है कि जो भारतीय रेलवे है इन्होंने दक्षिण पूर्व रेलवे पर निम्पुरा बेस्ट आउटर केबिन और मिदनापुर के बीच में कितनी लंबी तीसरी लाइन जोड़ने के लिए जो है मंजूरी यहाँ पर दी है। तो ये रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो इंडियन रेलवे है तो इन्होंने जो साउथ ईस्टर्न रेलवे है तो इसके अंतर्गत जो निम्पुरा बेस्ट आउटर केबिन है और जो मिदनापुर है इसके बीच में जो 14.52 किलोमीटर लंबी जो तीसरी लाइन है ये बनाने के लिए जो है ये 440 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर फाइनल इन्होंने किया है, इसको हरी झंडी दे दी है। तो इसमें क्या है कि जो कंजेशन है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना ये मेन एम है। अब इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा कि जब इंडियन रेलवे ने कितना अमाउंट दिया है 440 करोड़, ये जो प्रोजेक्ट है वो 14.52 किलोमीटर है और ये रेलवे लाइन किसके बीच में, निम्पुरा बेस्ट आउटर केबिन एंड मिदनापुर अंडर द साउथ ईस्टर्न रेलवे, इसके अंतर्गत में ये बेसिकली आती है। ठीक है, हाल ही में किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 1 लाख युवाओं को प्रधानमंत्री जो इनकी इंटर्नशिप स्कीम है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम PMIS, इससे यहाँ पर जोड़ा जा रहा है? तो अभी बेसिकली जो मेरा युवा भारत माई भारत जो पोर्टल है तो इस प्लेटफॉर्म ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत लगभग 98,000 के आसपास युवाओं को जोड़ने में यहाँ पर मदद की है। तो ये जो PMIS से जो है मेरा युवा भारत पोर्टल जो है इसको यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है
और इसमें 98,000 जो यूथ हैं इनको एक्सेस मिला हुआ है इसका। और बेसिकली क्या होगा कि जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना है इसका मेजर जो एम है वो ये है, आने वाले 5 वर्षों में देश की 500 कंपनियों में 1 करोड़ इंटर्नशिप के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। तो इस योजना के तहत जो यूथ हैं इनको हर महीने 5,000 का जो स्टिपेंड है और 6,000 एक बार मिलने वाला ज्वाइनिंग ग्रांट है वो यहाँ पर दिया जाएगा। और साथ ही जो बेहतरीन मैं कहूँगा कि एक जो इनका पार्टिसिपेशन होगा और जो इनके लिए एक आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक अनुभव है वो भी यहाँ पर मिलेगा, बिहेवियरल नॉलेज जो है वो भी यहाँ पर साथ में मिलेगी। तो माई भारत युवा प्लेटफॉर्म जो है ये युवा मामलों और खेल मंत्रालय के तहत काम करता है और इस योजना में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग हैं, ये हैं 10,000। यूपी में अगर आप देखोगे तो ये हैं 10,838 एप्लीकेंट्स और महाराष्ट्र में 10,213, आंध्रा में 8,475 हैं। ठीक है, ये जो डेटा है इसमें अगर आप सेंट्रलाइज डेटा देखोगे तो ये 98,000 का है। हाल ही में भारतीय रेलवे के किस सुपर ऐप ने 4.55 करोड़ से अधिक डाउनलोड का आंकड़ा यहाँ पर पार कर लिया है? तो इंडियन रेलवे का एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है रेल वन। तो ये जो रेल वन एप्लीकेशन है ये 4.55 करोड़ से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है और ये जो एप्लीकेशन है वो मुख्य डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है बेसिकली अब यहाँ पर बन गया है। तो रेलवे ने जो साइबर सिक्योरिटी और धोखाधड़ी से रुकने के लिए कड़े कदम उठाए तो इसमें आधार ऑथेंटिकेशन जो है इन्होंने अनिवार्य कर दिया। अगर आप रेलवे टिकट बुक करोगे, पहले क्या होता था कि एक ही बंदा खटाखट फटाफट जल्दी से काफ़ी सारे टिकट बुक कर लेता था और फिर उनको ब्लैक में भेजता था। तो इसको रोकने के लिए इन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। तो मतलब एक एंटी बॉट सिस्टम इसमें लगाया हुआ है और ये बेसिकली पूरी तरीके से मॉनिटरिंग यहाँ पर करेगा। जनवरी 2024 से लेकर अब तक 6.68 करोड़ से अधिक जो संदिग्ध यूजर अकाउंट्स हैं इनको यहाँ पर बंद इन्होंने कर दिया है। मतलब आप देखो कि रेलवे में कितनी बड़ी जो टिकट है उसकी मारामारी यहाँ पर होती थी। तो ये जो इतने अकाउंट हैं इनको इन्होंने सस्पेंड कर दिया है। अभी 1 जुलाई 2025 को ये जो रेलवे वन एप्लीकेशन आपका लॉन्च हुआ तो इसमें क्या है कि टिकट बुकिंग, पीएनआर स्टेटस, ट्रेन पूछताछ और जो रेल मदद है इनको एक ही जगह पर जो है वो यहाँ पर जोड़ रहा है। तो जो लोग आईआरसीटीसी का एप्लीकेशन यूज़ करते थे वो अब रेल वन को भी यहाँ पर यूज़ कर सकेंगे। हाल ही में किस संगठन ने 4 स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को उद्योग को हस्तांतरित किया और जो ग्रामीण जल निगरानी प्रोसेस जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली ट्रांसफर्ड 4 इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज टू इंडस्ट्री एंड लॉन्च अ रूरल वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो अभी क्या हुआ है कि जो CSIR है बेसिकली जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, तो इन्होंने जो 4 स्वदेशी तकनीकें, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यहाँ पर सौंपी हैं और अभी हो रहा है कि स्मार्ट रूरल वाटर सर्विस डिलीवरी सिस्टम जो है इसको इन्होंने कॉमर्शियली लॉन्च यहाँ पर कर दिया है। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो कॉमर्शलाइजेशन है इसको बढ़ावा देना और इंडस्ट्री रिसर्च के बीच जो कोऑपरेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर करना। तो इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण जो है नई दिल्ली की जो कंपनी बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजीज़ है उसका जिक्र यहाँ पर था। तो इसके साथ मिलकर ग्रामीण इलाकों में जो पानी की अच्छी गुणवत्ता की मात्रा और जो सर्विस की निगरानी करने वाले जो स्मार्ट IoTs हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इनको लॉन्च बेसिकली किया है। तो इसके अलावा जो 3 मेजर जो मॉनिटरिंग उपकरण हैं वो क्या क्या है? पहले तो है इंडक्शन मोटर स्टेथोस्कोप। ठीक है, इंडक्शन मोटर स्टेथोस्कोप है और मोटर कम पंप परफॉर्मेंस मॉनिटर है, ये आपका है PUMPPM, और आई पावर क्वालिटी एनालाइज़र है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका जो लाइसेंस है वो यहाँ पर भी जो बेंगलुरु की पंप कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है इसको लाइसेंस पर जो है इन्होंने ये बेसिकली दिए हैं। और SU-30 जो विमान कार्यक्रम है इसके हेड अप डिस्प्ले जो HUD के लिए एक ऑप्टिकल मॉड्यूल और बीम कॉम्बिनर असेंबली है, इसको ऑफिशियली इन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो BL पंचकुला है तो उसको इन्होंने ट्रांसफ़र यहाँ पर किया हुआ है। तो ये जो प्रोग्राम था वो बेसिकली CSIR और CSIO को BEL से लाइसेंस प्राप्त जो स्वदेशी जो मिलिट्री एवियोनिक्स हैं तो इनके लिए 1.6 करोड़ की रॉयल्टी जो है वो यहाँ पर मिली है। तो ये काफ़ी चर्चा का विषय यहाँ पर रहा। करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन पर आपको अभी जो ऑफ़र है वो मिल रहा है तो आप इसका लाभ ज़रूर उठाएँ और ये 20 अगस्त तक रहेगा। और टू द पॉइंट क्वेश्चंस हम हमेशा 5 डिस्कस डेली करते हैं।
तो आप इनके आंसर्स यहाँ पर मैच करा सकते हैं। ये लास्ट सेशन में मैंने आंसर्स आपके लिए जो क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर थे, और आज के जो क्वेश्चंस 5 वो इस प्रकार हैं। आप इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और ईयरली, डेली, वीकली, मंथली सब कुछ करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में आपको अपडेटेड मिल जाएगा। तो आप इस ऐप को यूज़ करें, अच्छी अपनी परफॉर्मेंस डेली मॉनिटर करें। आगे हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस। और कोई भी डाउट है तो 8448169188 इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू गाइस वंस अगेन। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा और लाइक करें। थैंक यू।